उमर खालिद पर कोर्ट का सिकंजा। दंगों के आरोपी को नहीं मिली जमानत। सुनवाई के दौरान हुआ चौंकाने वाला खुलासा। प्लानिंग में शामिल था एक्टर सुशांत सिंह। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। साल 2020 में दिल्ली के एंटी हिंदू दंगों के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार 21 मार्च 2024 को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें उमर खालिद ने यूएपीए केस में जमानत मांगी थी, लेकिन खालिद को जमानत नहीं मिली और इसकी अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की गई है। लेकिन ये खबर यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी सुनवाई के दौरान एक नाम का जिक्र कई बार किया गया। समीर वाजपेयी की कोर्ट में चल रही इस सुनवाई के दौरान एक्टर सुशांत सिंह का नाम बार बार आया, खासकर उमर खालिद से जुड़ी उसकी बातचीत को लेकर। इस दौरान वकील त्रिदीप पेश ने सुशांत सिंह और उमर खालिद के बीच व्हाट्सएप बातचीत का जिक्र किया, जो दोनों के बीच फरवरी 2020 में हुई थी। ये बातचीत दिल्ली दंगों से कुछ समय पहले हुई थी, जिसे लिखित रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। हालांकि इस चैट में क्या कुछ था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेश ने कोर्ट में बताया कि उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस को कथित रूप से बेनकाब करने के लिए एक रिपोर्ट अभिनेता सुशांत सिंह को भेजी थी। जानकारी के लिए बता दें कि वकील त्रिदीप पेश ने कोर्ट में जो बात कही उसमें वास्तव में दम है, उसमें सच्चाई साफ तौर पर नजर आती है। सुशांत सिंह ने 11 जून 2020 को एक्स पर एक लिंक शेयर किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस पर उमर खालिद को फंसाने के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी 2020 को उमर खालिद, ताहिर हुसैन और अन्य पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। सुशांत के साथ बातचीत में खालिद ने उस रिपोर्ट की लिंक पोस्ट करने के लिए कहा था, जिसे मानते हुए सुशांत सिंह ने वो लिंक एक्स पर शेयर भी किया था। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह और आरोपी उमर खालिद के बीच की नज़दीकी और तालमेल कई मौक़ों पर देखने को मिली है। सुशांत सिंह ने उमर खालिद के सपोर्ट में पिछले सालों में बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं, जो अभी भी एक्स पर मौजूद है, जिसमें सुशांत सिंह का उमर खालिद को लेकर सपोर्ट साफ तौर पर दिखता है। जांच में पता चला है कि दिल्ली दंगों के लिए साजिश रचने की बैठक भले ही 8 जनवरी को हुई थी, लेकिन ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर प्लानिंग बाद की बैठकों में हुई। इन बैठकों में यह फैसला लिया गया था कि ट्रंप की यात्रा के दौरान दंगों के समय का निर्धारण होगा, ताकि सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने भी अपने कबूलनामे में कहा है कि 16 से 17 जनवरी की बैठक के दौरान ही ये फैसला लिया गया कि दंगों के जरिए ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और यही सीएए को रद्द कराने का एकमात्र तरीका है। दिल्ली पुलिस के अनुसार उमर खालिद ने अपने कबूलनामे में आगे कहा कि दंगों के लिए मैंने लोगों से पत्थर, पेट्रोल, एसिड और हथियार जमा करने के लिए कहा और फिर दिल्ली के भीतर 23 से 24 प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। मैं महाराष्ट्र के अमरावती भी गया, जहां मैंने कहा कि 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक यात्रा के दौरान हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि 24 फरवरी 2020 को जब ताहिर हुसैन से उमर खालिद की बात हुई तो सैफी से बातचीत का उसने जिक्र किया और बताया कि योजना के मुताबिक ही दिल्ली में दंगा शुरू हो चुका है और हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डुमा कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में इस बात को शामिल भी किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया है। एक बार फिर से बता दें कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर कड़कड़डुमा कोर्ट अब 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले 14 फरवरी 2024 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उसकी तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि परिस्थितियों में बदलाव की वजह से वो ये जमानत याचिका वापस ले रहे हैं और अब वह ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार उमर खालिद महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला बताया जाता है। लगभग 3 दशक पहले खालिद का परिवार दिल्ली आकर बस गया था। उमर खालिद साल 2016 में उस समय चर्चा में आया जब जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी में उसका नाम कन्हैया कुमार के साथ देशद्रोह के मामले में सामने आया था। 9 फरवरी 2016 को देश विरोधी और आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्बन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी उमर का नाम कई तरह के विवादों में आ चुका है।
जेएनयू कैंपस में अपने कुछ साथियों के साथ हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश भी कर चुका है। इतना ही नहीं, उमर कई मौकों पर कश्मीर की आज़ादी की मांग भी उठा चुका है। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की हत्या के बाद जश्न मनाने वाले लोगों में उमर खालिद भी शामिल था। इसके साथ ही 26 जनवरी 2015 को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में उमर ने कश्मीर को एक अलग देश दिखाने की कोशिश की थी। बता दें कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में साजिश रचने का आरोपी उमर खालिद की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधि यूएपीए के तहत की थी। इसी कानून के तहत पहले भी कई मशहूर लोगों और सोशल एक्टिविटीज को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक साल पहले जब यह कानून संसद यानी कि पार्लियामेंट में पास हो रहा था, तब भी इस पर काफी हो हल्ला हुआ था और कहा गया था कि इससे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि कुछ दलों के समर्थन और कुछ के विरोध के बीच केंद्र की एनडीए सरकार ने इस कानून को पास करवा लिया था, लेकिन तब से ही यह कानून इसलिए चर्चा में रहा है कि यह सरकार और जांच एजेंसियों को असीमित शक्तियां देता है और इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। आइए जानते हैं यूएपीए से जुड़ी कुछ खास बातें। यूएपीए के तहत देश और देश के बाहर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के मकसद से बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। 1967 के इस कानून में पिछले साल सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे कड़ा बना दिया। केंद्र की जांच एजेंसियों और राज्य सरकारें आतंक और नक्सलवाद से बेहतर ढंग से निपट सके, इसलिए 2019 में एनडीए सरकार ने इस कानून में कुछ और प्रावधान जोड़े हैं। जैसे कि ये कानून पूरे देश में लागू होगा। इस कानून के तहत केस में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। किसी भी भारतीय या विदेशी के खिलाफ इस कानून के तहत केस चलाया जा सकता है। इसके साथ ही अपराध की लोकेशन और प्रवृत्ति से यूएपीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, विदेशी धरती पर अपराध किए जाने के मामले में भी इसके तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके साथ ही भारत में रजिस्टर्ड जहाज या विमान में हुए अपराध के मामले में भी यह कानून लागू हो सकता है। मुख्य तौर पर बात करें तो यह कानून आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत या सामूहिक गैरकानूनी गतिविधि जिससे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा हो, इस कानून के दायरे में होगा। इसके साथ ही यह कानून राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को अधिकार देता है कि वो किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्ध को आतंकी घोषित कर सके। इस कानून के आने से पहले केवल किसी आतंकी समूह को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, लेकिन 2019 में इस संशोधित कानून के बाद किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। पहले यह व्यवस्था थी कि आतंकवाद के किसी भी मसले पर संपत्ति सीज करने की कार्रवाई बिना डीजीपी की अनुमति के नहीं हो सकता, लेकिन मौजूदा संशोधन में इसमें बदलाव किया गया जिसने एनआई को असीमित अधिकार देने का काम किया है। इसको लेकर केंद्र ने हमेशा ये दलील दी है कि यूएपीए के कड़े प्रावधानों से एनआईए की जांच तेज और मजबूत होगी। वह आतंकी गतिविधियों में शक के आधार पर कार्रवाई कर जल्दी रिजल्ट दे सकेगी, संदिग्ध गतिविधियों वाले संगठनों को आतंकी घोषित कर कार्रवाई कर सकेगी और जांच में राज्य के साथ सामंजस्य की अड़चन भी खत्म होगी। अब इन्हीं सब ताकतों का इस्तेमाल कर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद को जेल भेजने का काम किया है, जिस पे यूएपीए लगाकर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में खालिद को जमानत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।